हाँ, तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन के लास्ट पार्ट में आपके आपको जो मैंने बुक का कुछ पिक्चर्स भेजा था, व्हाट्सएप किया था ग्रुप में, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल के जस्ट पहले जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है, अब डिस्कशन उसके ऊपर हो रहा है। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ये आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के दौरान आपको इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एक एक करके जो भी फॉर्मूला है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये सारा डिस्कशन आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसके पहले के डिस्कशंस को अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ लिए हैं, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, है ना। इस चीज को प्रूफ करने के पहले जो तीन आइडेंटिटीज हैं, है ना, तीनों आप उस बुक में चेक कर लीजिएगा। बुक में तीनों आइडेंटिटीज लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना। लेकिन वो डिस्कशन करने के पहले एक छोटा सा चीज जो पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा है उसको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा आपको, ताकि आपको वो याद आ जाए कि पहले आपने इस चीज़ को पढ़ाई किया है। एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। एक राइट एंगल ट्रायंगल का छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। ट्रायंगल का नाम रैंडमली मैं ऐसे ही दे दे रहा हूं, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल वर्टेक्स बी एंड सी, राइट एंगल्ड एट बी। जिस चीज को मुझे रिमाइंड करना है ना, उसके अनुसार जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। मुझे लगता है आप लोग सब कोई इस थ्योरम से वाकिफ होंगे, नहीं भी हैं या भूल गए हैं तो अभी उसके ऊपर छोटा सा चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। ये तो पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। और पीछे के डिस्कशन के अनुसार मान लीजिए हम इस एंगल को थीटा मार्क कर देते हैं, तो इसके सामने का साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो थर्ड बच जाएगा उसको हम लिख देते हैं साइड बी सी को बेस। ठीक है, तो साइड ए सी इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेनस को छोड़ के रिमेनिंग दो साइड्स कौन कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। दिस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच हाइपोटेनस का स्क्वायर, द लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, ये बात आपको बस रिमाइंड करने के लिए बस आपको बताया गया है। अब अपने मेन चैप्टर के थ्योरम पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला चेक करिएगा, बुक में लिखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा प्रूफ करना है ना। मतलब फॉर्मूला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो फॉर्मूला है, इसका प्रूफ क्या होगा। प्रूफ करने के लिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चलते हैं और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करके दिखाते हैं। तो जब LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको जरा बताइएगा कि साइन थीटा क्या होता है। फॉर्मूले में पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब साइन थीटा लिखेंगे तो रेशियो किस दो साइड्स का रेशियो बनेगा, किस दो साइड्स का रेशियो बनता है साइन थीटा में, चेक करके देखिए। पीछे आपने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग इन्हीं दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके आगे प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। तो साइन थीटा P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे केवल साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है। तो क्योंकि स्क्वायर है तो जो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। यहां पर भी
कॉस थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड है बेस बाई हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर करेंगे तो बी बाई एच का स्क्वायर, बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट्स को पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे साइड में हम लिख दे रहे हैं। एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि इफ ए बाई बी का एक्सपोनेंट, ए बाई बी का अगर एक्सपोनेंट m है, इट इज इक्वल टू ए का एक्सपोनेंट m बाई बी का भी एक्सपोनेंट m। कहने का मतलब है कि किसी फ्रैक्शन का अगर कोई एक्सपोनेंट है तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट वही होगा और डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट वही होगा। मतलब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक्सपोनेंट वही होगा जो पूरे ब्रैकेट का एक्सपोनेंट है। तो न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट m हो गया, डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट m हो गया। तो यहाँ पे p बाई एच का स्क्वायर है तो एक्सपोनेंट कितना है 2, तो p का भी एक्सपोनेंट 2 और नीचे जैसे न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट होगा वैसे ही डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट हो जाएगा। प्लस इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो b का भी एक्सपोनेंट, बेस का भी एक्सपोनेंट 2, साथ में नीचे डिनोमिनेटर क्या है h का भी एक्सपोनेंट 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये दो फ्रैक्शंस है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सेम हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों का बेस भी h है और एक्सपोनेंट भी सेम है, 2 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। एच स्क्वायर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर एच स्क्वायर है। तो दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। जो कॉमन डिनोमिनेटर है एच स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बीच में साइन है प्लस, फिर इस एलसीएम को इस दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अपने उस बात पे आते हैं जिस बात में हम लोग कह रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये ना है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में पूरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग लिख दिए एच स्क्वायर और पहले से डिनोमिनेटर में क्या था एच स्क्वायर, पहले से डिनोमिनेटर में भी था एच स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर भी एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी एच स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो कि हमारे इक्वेशन का आर एच एस है। ठीक है, तो एल एच एस लेकर चले थे जो कि था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करके जब निकाले तो वो हमारे इक्वेशन के आर एच एस के बराबर आया। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया? ठीक है, ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? दूसरा फॉर्मूला क्या है? वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बुक में आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको उसका पिक्चर पहले ही फर्स्ट डे ही आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सेम तरीका अपनाते हैं, हम इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और उसको राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P बाई बी, जो कि tan थीटा का वैल्यू है। और क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा 1 प्लस, ब्रैकेट को ओपन करने पर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन एक्सपोनेंट है। तो ब्रैकेट ओपन होने पर न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि फर्स्ट टर्म में नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, है ना? ठीक है, अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स का यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम लिए तो लिए बी स्क्वायर। अब 1 से बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट वही आता है जो नंबर खुद होता है। तो 1 से बी स्क्वायर को डिवाइड किए तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर, इन दोनों के जगह पर हो गया ये, और डिनोमिनेटर जो था वैसा का वैसा ही रहेगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा चेक करिए कि एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एच बाई बी, और दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट कर देते हैं 2, क्योंकि न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट 2 था, डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट 2 था, तो दोनों को एक ही कॉमन ब्रैकेट के अंदर कर दिए, दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट लिख दिए 2। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये एच बाई बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद
6 रेशियोज में से एक है h बाई बी इज इक्वल टू सेक थीटा। आप बुक में फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं, h बाई बी इज इक्वल टू सेक थीटा। अब सेक थीटा का जो ब्रैकेट का एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट वैसा का वैसा ही रह जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि हमारा इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो फिर से ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चले थे और लास्ट में राइट हैंड साइड हम लोग के बराबर प्रूफ किए। तो क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, hence the formula is proved, hence 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने आते हैं चैप्टर के लास्ट थ्योरम पे, जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम काम करेंगे, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेकर चलेंगे और उसके राइट हैंड साइड के पार्ट के बराबर शो करेंगे। तो LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आगे इसको लेकर चलेंगे तो 1 वैसा ही रहेगा। जब कॉट स्क्वायर थीटा लिखाएगा तो कॉट थीटा का मैग्नीट्यूड लिखाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मैग्नीट्यूड होता है b बाई पी। आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, tan थीटा का होता है p बाई बी, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो p बाई बी उल्टा हो जाएगा b बाई पी। आप फॉर्मूले से चेक कर लीजिएगा, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्योंकि कॉट थीटा का स्क्वायर है तो उसके मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट है 2, तो दोनों का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट 2, साथ में डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट 2। सॉल्व करने पर यहां पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। 1 और p का एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम p स्क्वायर। 1 से p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये सब चीज आप पहले अलजेब्रा में क्लास 7 8 में पढ़ चुके हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर है p स्क्वायर से एलसीएम p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम लोग वहीं पहुंच गए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा जो एलसीएम है p स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, h का भी एक्सपोनेंट 2 है, p का भी एक्सपोनेंट 2 है, तो h और p दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट लिख देते हैं 2, जो कि दोनों का एक्सपोनेंट था।
अब h बाई पी देख कर कुछ याद आ रहा है? h बाई पी देख कर कुछ याद आ रहा है? आउट ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज h बाई पी स्टैंड्स फॉर कॉसेक थीटा। h बाई पी जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से h बाई पी किसके लिए होता है? होता है कॉसेक थीटा। आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो h बाई पी के जगह पे हो गया कॉसेक थीटा, एक्सपोनेंट था 2 जो कि वैसा का वैसा ही चला आएगा। अब क्योंकि एक्सपोनेंट 2 है तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि हमारे इक्वेशन का राइट हैंड साइड पार्ट है ना। तो हम लोग LHS को लेकर चले थे और RHS के बराबर प्रूफ किए। LHS को लेकर चले थे, RHS के बराबर प्रूफ किए, तो इक्वेशन वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाला पार्ट आपका यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब केवल 2 छोटा चीज रह गया है जो मेरे ध्यान में नहीं आया था, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि माइंड में किसी तरह का कंफ्यूजन आपके ना रह जाए, है ना। इसको मैं एक अलग से लिख रहा हूँ, है ना, रिमार्क। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्यों? अगर नहीं ध्यान होगा तो जो चीज़ रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपका फिर कुछ और रिजल्ट चला आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप बुक में चेक करिएगा, एक जगह 3rd पेज पर जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे 3rd पेज पर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज लेस देन 1 और कॉमा देके वहीं पर लिखा हुआ है कॉस थीटा इज लेस देन 1। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्यों साइन थीटा इज लेस देन 1। मतलब कहने का यह है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उस राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद एक्यूट एंगल थीटा के लिए अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा 1 से कम होगा। सिमिलरली अगर उसी राइट एंगल ट्रायंगल और सेम एंगल थीटा के लिए अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम आएगा। ये मैं अभी बस एक लाइन लिखूंगा, आपका बात क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू होता है P बाई H। बहुत ध्यान से सुनिएगा नहीं तो स्किप हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाई H। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहां पर छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं ताकि आपका बात क्लियर हो जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में H P B लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा होता है? हाइपोटेनस। तो इसका मतलब तय है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर और बेस छोटा ही ना होगा। इसका एक और प्रमाण है, क्लास 9th में या 8th में या छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी एक ट्रायंगल में जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का एंगल होता है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड उतना ही बड़ा होगा। मतलब अगर मान लीजिए तीनों एंगल में से जो सबसे बड़ा एंगल होगा उस सबसे बड़े एंगल के सामने का साइड सबसे बड़ा होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल।
तो राइट एंगल के सामने का साइड कौन सा होगा? हाइपोटेनस। तो अगर राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने का साइड सबसे बड़ा साइड ही ना होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपने हाइपोटेनस से हमेशा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हाइपोटेनस से हमेशा छोटा ही होगा। मतलब हाइपोटेनस हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों हाइपोटेनस से हमेशा छोटा होगा। अब आते हैं अपने बात पर। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस से छोटा है, मतलब इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 से कम ही ना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा है, इसका मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, p को h से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा है, मतलब जिसको डिवाइड होना है वो डिवाइड करने वाले से छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो p/h का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही ना आएगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली जब cos थीटा को देखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? b/h। b/h। अब देखिए बेस जो है वो भी हाइपोटेनस से छोटा होता है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो अगर हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है तो बेस हाइपोटेनस से छोटा ही ना होगा। तो यहाँ पे बेस अगर हाइपोटेनस से छोटा है, b इज लेस देन h, मतलब न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड लेस देन 1 ही ना होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बात समझ जाइए कि p को डिवाइड करेंगे h से तो क्वोशिएंट 1 से कम ही ना आएगा, क्योंकि जिसको डिवाइड होना है वो डिवाइड करने वाले से छोटा है। b को जब डिवाइड करेंगे h से, तो जिसको डिवाइड होना है बेस वो तो हाइपोटेनस से छोटा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बड़ा है, तो जिसको डिवाइड होना है वो छोटा है, जिसको डिवाइड करना है वो बड़ा है। तो डिवाइड करने पर तो वो डेसिमल में चला जाएगा ना। नहीं हो तो आप कहीं पे रफ में डिवाइड करके चेक करके देख लीजिएगा। कोई ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करना है और किसी उससे बड़े नंबर से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल में चला जाएगा ना। तो डेसिमल में चला जाएगा तो इसका मतलब 1 से कम होगा। ठीक है? क्लियर हो गया ये बात? अब एक और लास्ट चीज, बस 1 मिनट का समय और लेंगे, है ना। उसी के जस्ट नीचे बुक में देखिएगा, 3rd पेज पे ऊपर में लिखा है कि साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये केवल साइन थीटा के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे कॉस थीटा लिखा होता तो कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, टैन थीटा लिखा होता तो टैन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ होगा, बुक में चेक करिएगा, है ना। पावर ऑफ टी रेशियोज लिखा होगा। पावर यहाँ पे कितना है? एक्सपोनेंट कितना है? 2, है ना। तो 2 नहीं, 2 के बजाय यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर रहता है। तो यहाँ पे गौर करने वाला बात क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर हम स्क्वायर करें या उसका एक्सपोनेंट कुछ भी रखें तो वो एक्सपोनेंट बेसिकली ऐसा अगर होता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। हम एक और एग्जांपल लिख देते हैं। मान लीजिए cos थीटा लिखा हुआ है और वहाँ पे उसका एक्सपोनेंट हम 5 कर देते हैं, है ना। एक्सपोनेंट 5 कर देते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो वो लिखाएगा cos एक्सपोनेंट 5 थीटा। अब एक गौर करने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा।
कभी भी थीटा का एक्सपोनेंट नहीं लिखाता है ना। देखिए गलती कहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। कुछ महानुभाव गधा सब आपको मिलेगा बताने वाला, चाहे क्लास में भी आप देखिएगा, जो ज़्यादा जानकार सब रहता है ना, वो कुछ का कुछ लिखेगा, है ना। कुछ का कुछ लिखने से काम नहीं चलने वाला है। जो चीज़ एक्चुअल है वही करेक्ट फैक्ट इक्वेशन में इस्तेमाल करिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए कोई कोई बेवकूफ़ क्या लिखेगा कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ है या साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इट इज नॉट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। अरे एंगल का स्क्वायर नहीं होना है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होना है, ठीक है। ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब नहीं होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एंगल अगर 30 डिग्री है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 900 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल के अंदर 900 डिग्री हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री लिख दें और 30 डिग्री का स्क्वायर कर दें तो वो 900 हो जाएगा। किसी ट्रायंगल में एंगल 900 डिग्री हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो जब भी टी रेशियोज का एक्सपोनेंट लिखाता है तो वो इस तरीके से लिखाता है, ये सही है ये गलत है। एक बात। दूसरी बात है ना, ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसा लिखा रहेगा कि जैसे 2 साइन थीटा, ये हम बस एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा के बजाय कॉस थीटा भी हो सकता है, कॉट थीटा भी हो सकता है, टेन थीटा भी हो सकता है, सेक थीटा भी हो सकता है, कोसेक थीटा भी हो सकता है। हम बस साइन थीटा लिख रहे हैं, आपका मर्जी है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे 2 साइन थीटा का मतलब है कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रहे हैं। साइन 2 थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री, ट्रायंगल में अंदर एंगल 30 डिग्री का हो सकता है ना। तो साइन 2 थीटा का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा का वैल्यू, मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। बात समझ में आया। तो ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, बात समझ में आ गया। ये सब चीज़ क्या है, गौर करने वाला बात है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट चीज़, बिल्कुल लास्ट चीज़, 1 मिनट का बस समय लेंगे। साइन थीटा का कतई मतलब नहीं होता है कि साइन थीटा का मतलब साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, इन सब का कभी भी मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता इज नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा। बात समझ में आ रहा है। साइन एक अलग टर्म है, थीटा एक अलग टर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी लिखाएगा तो एंगल के साथ लिखाएगा। इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि साइन अलग है थीटा अलग है। साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। साइन अलग नहीं है, थीटा के साथ नहीं है। साइन और थीटा मिलाकर जब भी लिखाएगा तो ये एक साथ लिखाएगा। साइन का वजूद ही तब है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद किसी भी अक्यूट एंगल के साथ लिखा जाए, तभी उसका वजूद है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बगैर एंगल के नहीं लिखा जा सकता है, समझ में आया। जब भी लिखाएगा तो साइन थीटा मिलाकर ये एक टर्म गिनाएगा।
साइन थीटा एक टर्म है, कॉस थीटा एक टर्म है, टैन थीटा एक टर्म है। इसका मतलब कभी नहीं है कि टैन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, टैन मल्टीप्लाइड बाई थीटा नहीं होता है, टैन थीटा मिला के एक टर्म है। ये दोनों टैन और थीटा मिला के एक टर्म गिना जाता है। टैन का वजूद ही तब है जब वो एंगल थीटा के साथ लिखा जाए। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, है ना। अब किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज से संबंधित बाकी नहीं रह गया है ना। तो अब ध्यान रखने वाला बात क्या है, मैंने अपने तरफ से जितना थ्योरम, जितना कंसेप्ट हो सकता था वो आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझाने का बहुत ही छोटा सा प्रयास किया है। आप इस वीडियोस के माध्यम से बार बार रिपीट करके अगर ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार, कोई टॉपिक अगर ना समझ में आए तो 5 मिनट पीछे कर लीजिए, वीडियो को फिर से देखिए। मेरा दावा है, आई एम श्योर कि आपको बात या कंसेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। प्रयास करिए, ये बिल्कुल भी टफ चीज़ नहीं है। आप अगर इसको नेग्लेक्ट करिएगा तो ये टफ बन जाएगा, ये टफ है नहीं, बिल्कुल ही आसान चीज़ है। ध्यान देने की बात है, वीडियोस को सुनिए, देखिए, समझिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार फिर देखिए। वीडियो में कोई पोर्शन ना समझ में आए, उस पोर्शन को वापस पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, आवाज़ को सुनिए। आवाज़ बिल्कुल क्लियर, साफ साफ मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, और डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो आप क्लियर करिए। और अब आपका अगला वर्क इस वीडियो के बाद केवल ये रहेगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो मैं आज की डेट के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि वर्क आपका 24 घंटे का वर्क है, 24 आवर्स का वर्क है। वो पूरा वर्क जितना भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपको एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। कोशिश करिए कंप्लीट करने का, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, समय ही समय है। कोरोना वायरस तो आपको समय ही समय दे दिया है ना। कोविड-19, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, घर में समय ही समय है, कोई काम नहीं है ना। टीवी मत देखिए, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक मत चलाइए, फालतू में यूट्यूब चैनल देखकर अपना समय व्यर्थ मत करिए। वो सब भी काम कर सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट है, थोड़ा सा आदमी रिलैक्स होने के लिए कर सकते हैं, बट इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ। आपके 10वीं क्लास का बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। समझ में नहीं आएगा, समय धीरे धीरे बीतता हुआ चला जाएगा और आपके लिए सिलेबस टफ हो जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ आप लोगों के लिए। इस माध्यम से आपको प्रयास करने का मेरा छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को इस माध्यम से मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ आप उस हेल्प को यूटिलाइज करिए और अपना कीमती समय पढ़ाई में इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देंगे, हमारा वर्क धीरे धीरे कंप्लीट होने की ओर चलता रहेगा। ठीक है, प्रयास करिए, जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसको, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, नहीं बन रहा होगा, आप सेपरेटली हमको नंबर पर व्हाट्सएप करिए। जो भी क्वेश्चन नंबर हो, पेज नंबर हो, आप व्हाट्सएप करिए। ध्यान रखिएगा, मेरा सलाह है आप नए एडिशन बुक का इस्तेमाल करिए, पुराना एडिशन मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि पुराने एडिशन और नए एडिशन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंतर है। मतलब हर एक एक्सरसाइज में 10-10, 12-12 क्वेश्चन नहीं है। आप 10वीं क्लास में रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को कवर करिए, सॉल्व करिए। लास्ट बात, ये कैसे चेक होगा कि आपने क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया है? क्लास तो चल नहीं रहा है, तो ध्यान रखिएगा, मेरी नज़र से आप बच नहीं पाइएगा। मेरे पास बहुत तरीका है, मैं आपको वीडियो कॉल करके बोलूँगा कि अपना नोटबुक दिखाओ, कहाँ पर क्या प्रैक्टिस किए हो, मेरे वीडियो से क्या सीखे हो, रफ वर्क किए हो या नहीं किए हो, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर किए हो। हम वीडियो कॉल के थ्रू आपको कॉल करके बोलेंगे हमको दिखाओ। और अगर इस चीज़ को नेग्लेक्ट किए, काम नहीं किए, तो आपको बहुत ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम का 20 मार्क्स मेरे ही हाथों मिलना है। पानी पिला देंगे उस 20 नंबर के लिए। समझ में आ गया? तो पढ़ाई को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, फ्री में नंबर मिलने वाला नहीं है। मैं बहुत ही सख्त आदमी हूँ इस मामले में, पढ़ाई से लापरवाही
नहीं हो सकता है। मेरे होते हुए इस क्लास में पढ़ाई से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप मेरे नज़र से बच नहीं पाइएगा। हम आपको वीडियो कॉल करेंगे और बोलेंगे कि दिखाओ कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हो, और दिए हुए समय में ही बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा होगा तो सेपरेटली मैसेज करके समय ले लीजिएगा, लेकिन ये मत करिएगा कि आप क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। ऑलरेडी टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। 15-20 दिन वेस्ट हो चुका है। इस 15-20 दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेते। हर साल मैं एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 9th क्लास का नया 10th क्लास का क्लास 1-2 दिन बाद ही शुरू कर देता हूँ। हर साल शुरू करता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली इस साल नहीं हो पाया। ऊपर वाले की मेहरबानी जो हो इंसान के ऊपर, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन देखिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, मेहनत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। समय व्यर्थ मत करिएगा। आपकी ज़िंदगी का बहुत 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 ही कीमती समय है। ठीक है। थैंक यू।